गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल1 क्लासेस में। एक सेकंड। सॉरी क्षमा चाहूँगा दोस्तों। खैर चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे एल1 क्लासेस में एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। और पिछले ये 7th लेक्चर होने वाला है। पिछले 6 लेक्चरों से दोस्तों हम लोग साथ हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग साथ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेहतर देने का जो मेरा प्रयास है, उस प्रयास में कुछ सफलता मिली है या नहीं मिली, ये डिसीजन डेफ़िनेटली आप लोग लेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर एक कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, बेहतर चीज़ें आपको दे पाऊँ। ठीक है? और चूँकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपको एक एज़ ए शिक्षक के तौर पे आता हूँ, एज़ ए दोस्त के तौर पे आता हूँ, तो आपको कोशिश करता हूँ एक बेहतर नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक? तो ये हम लोगों की ड्यूटी भी है, मेरे अलावा जो और कॉलीग्स भी हैं जो इसमें पढ़ाते हैं, तो उन सभी की ड्यूटी है वो अपनी-अपनी तरीके से परफ़ॉर्म करना है, डिलीवर करना है। उम्मीद करता हूँ अंकुश गौतम, गुड इवनिंग अंकुश, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जो डिलीवर आपको हो रहा है, उस डिलीवरी में आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, तो प्लीज़ ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कमेंट होंगे, हम लोग उसको ज़रूर सीरियसली लेने का प्रयास करेंगे अगर कुछ उस प्रकार के कमेंट्स आते हैं। और सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे कि सुधार करने की आवश्यकता है, तो हम लोग उसमें भी सुधार करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास होने वाली है, जीएस की क्लास होने वाली है और जो आपके सभी जो वन डे एग्ज़ाम है जहाँ पे कुछ क्वेश्चन जीएस का कुछ पोर्शन होता है, वहाँ पे आपको इक्वली बेनिफिट देंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए लाभकारी हो। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क कुछ हद तक तो लाभकारी हो ही सकते हैं, बाकी डेफ़िनेटली आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपकी कोशिशें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये मैंने बताया ना एएसओ, एआरओ के रिगार्डिंग है। इसके अलावा यूपीपी, आरआरबी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी ये समान रूप से लाभकारी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप प्लीज़ दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सामने नंबर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करें और बेहतर तरीके से चीज़ों को डिलीवर भी कर पाएँ। क्या हुआ, नेट का कुछ इश्यू आ रहा है क्या? खैर दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इस प्रैक्टिस सेट में कोशिश की इसके 50 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, हम भी बढ़िया ही हैं यार। क्या कह सकते हैं, अच्छे ही हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ जितने लोग यहाँ पे आते हैं सब लोग भी अच्छे ही होंगे। चूँकि इस समय एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो अच्छे होने की संभावना है। थोड़ा बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह लोगों को लगा ही रहता है और मुझे साइनस की प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है। तो आज का जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, मित्रों, वो 50 क्वेश्चन होंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर क्वेश्चन होंगे और आपको उसमें थोड़ा-सा आनंद आएगा जो आने वाले एग्ज़ाम्स में है, उसके लिए थोड़ा-सा मददगार होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जीएस के पोर्शन में बहुत सारा हिस्सा इतिहास का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ज्योग्राफ़ी का होता है। तो हम लोग एक कोर जिनको हम लोग कोर सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है? जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और आपका इतिहास हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, ठीक है? और कुछ हिस्सा साइंस का, ये गीता जी गुड इवनिंग, ये क्या होता है कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे आपने और उसके अलावा करंट यहाँ पे आपने पकड़ मजबूत बना ली तो मतलब जीएस में नैया आपकी पार है। ठीक, तो चलते हैं आज के टोटल क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से होने वाले हैं, दैट मीन्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बने रहिएगा।
हालाँकि क्लास तो जीएस की होने वाली थी, लेकिन मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया, तो मैंने कहा चलो यार इसी को पढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो संविधान की सर्वोच्चता है, जो सुपरमेसी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स व्हिच प्रिंसिपल? ठीक, तो ये क्या दिखाता है? संसदीय प्रभुत्व हो गया, विधि का शासन हो गया, संघवाद हो गया, न्यायिक स्वीकृति हो गया। संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत को दर्शाती है? ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आपके आपकी बुद्धि और आपकी तार्किक क्षमता के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आधारित होते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके कुछ हद तक तार्किक क्षमताओं पे बहुत डिपेंड होंगे। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रभुत्व, पार्लियामेंट्री सोवर्डिनिटी पे तो नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है, फेडरलिज़्म पे भी नहीं होगा, न्यायिक जुडिशियल एक्टिविज़्म ये न्यायालय का एक हिस्सा है। जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या है? न्यायालय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसके अलावा आ जाता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है? रूल ऑफ लॉ आप, मैं, हम लोग क्या हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से संबंधित हों, आप किसी भी लिंग से संबंधित हों, आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, आप किसी वर्ण से संबंधित हो, मतलब कलर से संबंधित हो, नस्ल से संबंधित हो, कोई मायने नहीं रखता। हम सभी उस प्लेटफ़ॉर्म पे, रूल ऑफ लॉ प्लेटफ़ॉर्म पे इक्वल हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत को दर्शाती है? रूल ऑफ लॉ को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? रूल ऑफ लॉ को दर्शाती है। ठीक। आगे हमारे पास नया क्वेश्चन आता है, ये है विधि का शासन की अवधारणा किससे ली गई है? जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉ हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे जो देशों का कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया गया है, फिर उस अध्ययन के दौरान वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी हुआ या उनके अनुरूप अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है। तो उसी में से जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, कहाँ की अवधारणा? रूसो, डाइसी, लॉक और मोंटेस्क्यू, किसकी अवधारणा है? किसने ये अवधारणा दी थी? ठीक है, डाइसी, ठीक है। ये सेकंड का बी, ठीक है, सेकंड का बी है डाइसी। डाइसी ने ये अवधारणा दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अ, भा हालाँकि बहुत ये जो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो आपके वनडे में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वनडे में आप लोगों को जानते होंगे कि जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल-फिलहाल में ही, उसमें बहुत ऊट-पटांग जीएस के क्वेश्चन पूछे थे। तो उस प्रकार के सवाल तो हम लोग नहीं करा पाएँगे, ठीक है। जिस प्रकार का एसएससी है, जीएस पूछ रहा है। भारतीय संविधान में समता का कुछ भी, फिर तो आप कुछ भी दे देंगे, वो कुछ भी इंसान नहीं पढ़ा पाएगा ना, कुछ भी हर चीज़ हम लोग नहीं जान सकते हैं, ठीक। सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद कौन-सा है? भारतीय संविधान में समता का सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद कौन-सा? आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 और 17। समता की बात जो करता है वो कौन-सा आर्टिकल है दोस्तों? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है? आर्टिकल नंबर 14 समता की बात करता है, ठीक है? 3 का सी, संविधान में समता का सर्वाधिक अनुच्छेद कौन-सा है? व्यापक अनुच्छेद, समता, इक्वालिटी, ठीक है? स्कोप ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी की बात करता है, समता की बात करता है। हालाँकि जो इक्वालिटी की बात सभी करते हैं, 15, 16, 17, 18 सभी करते हैं, लेकिन जो 14 आर्टिकल है, वो पूर्ण रूप से समता का जो बहुत व्यापक अनुच्छेद, मतलब सर्वाधिक व्यापक एक अवधारणा प्रस्तुत करता है, कि जहाँ पे वो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जन्म, लिंग, भेद और नस्ल और उसकी जाति और उसके धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। डबल जेओपार्डी, डबल जियोपार्डी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, डबल जियोपार्डी का आप लोगों को मतलब यहाँ पे समझना होगा कि एक डबल जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरा दंड कह सकते हैं, ठीक है? मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक? ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19, 20, 20 का फर्स्ट आर्टिकल, 20 का 2 आर्टिकल और 21st, ठीक? ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर विधि के अगेंस्ट आपको संरक्षण प्रदान करता है, विधि के संरक्षण प्रदान करता है 2 सिद्धि के संबंध में। आपको राइट्स प्रदान करता है, यानी कि संरक्षण आपको प्रदान करता है, ठीक?
हाँ, ये इसका है आर्टिकल नंबर 20 का 2, ठीक है? 20 का 2, 20 का फर्स्ट है, 20 का 2 है, 20 का 20 है। 21st में जो कार्योत्तर विधियाँ हैं, कार्योत्तर विधियों के प्रति जिसको हम लोग एक्स पोस्टो रूल्स बोलते हैं, वो उसमें दिया हुआ है। और इसमें 22 में क्या दिया गया है? डबल जेपार्डी, मतलब एक ही अपराध के लिए आपको दंड नहीं दिया सकता, बी या सी, ठीक है? इसका सी है 20 का 2। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है? और इसका एक थर्ड भी है, एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21st का मैंने बताया है, ये है कार्योत्तर कार्योत्तर विधियाँ, ठीक है? संरक्षण उससे प्रदान करा किया गया है, ठीक है? ये है मतलब, ठीक है, दोहरा दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं वाली बात की गई है। एक है 20 का थर्ड है जो, इसमें ये बात कही गई है कि किसी भी अपराध के लिए आपको स्वयं आप अपने खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकते, ठीक है? आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप मतलब, हालाँकि आप सभी लोग जानते हैं प्रशासन कैसे काम करता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, जो 20 जो थर्ड है, आत्मसंयम करके कुछ है, आत्मसंयम। मतलब आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ बयानबाजी करो या बयान दो, ठीक? या कबूलनामा दो, अभिशमन उस पर ये इसको देख लेते हैं। आत्म अभिशमन, आत्म अभिशमन, ठीक? इसको दूसरे शब्दों में मैंने बताया कि अपने खिलाफ ही आपको बयानबाजी या फिर जो क्या बोलते हैं यार वो, कुछ उसको इंग्लिश में वर्ड यूज़ आता है, बयान नहीं दे सकते, कहने को मजबूर नहीं किया जा सकता। स्वतः ज्ञान, सुओ मोटो की शक्ति मुख्यतः किसके पास है? स्वतः ज्ञान की सुओ मोटो की शक्ति शक्ति किसके पास है मुख्यतः? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, ठीक है? ये सब, ये ज़ाहिर-सी बात है सर्वोच्च न्यायालय के पास, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आत्मसंज्ञान ले सकता है। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे वो आत्मसंज्ञान ले सकता है। ये क्या करता है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक आधार क्या है? वास्तविक आधार क्या है? राज्य द्वारा धर्म निषेध होगा, सभी राज्यों के प्रति समान समभाव, धर्म का निजीकरण और धार्मिक नियंत्रण। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? ठीक है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि स्टेट का, सेंट्रल का या फिर स्टेट का किसी का स्वयं का पर्सनल धर्म नहीं होगा, कि हम किसी एक धर्म को पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। राज्य का और संघ का कोई धर्म नहीं है, ठीक है? नो रिलीजन उनके पास है, नो रिलीजन की स्थिति, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करें, ठीक है? हम अपनी विधि-विधाई जो हमारे धर्म ने जो मान्यताएँ दी हैं, हम उनका पालन करें, आप उनका पालन करें, हम आपकी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, हम आप हमारी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, ठीक? तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो संविधान सभा थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्देश्य प्रस्ताव जिसकी बात हो रही है, प्रस्तावना की बात हो रही है, ठीक है? प्रेजेंबल की बात हो रही है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? साथ में कहा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव, और 13 दिसंबर 1946 को 6 का बी, 13 दिसंबर 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करिया किया गया, ठीक है? स्वीकार किया गया, प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक के साथ-साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो आगे काम आएँगे आप लोगों के। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना कब घोषित किया गया था? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। गोलकनाथ केस, अ, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस और वामन राव केस। न्यायिक पुनरावलोकन की संविधान की मूल संरचना कब घोषित किया गया था? दोस्तों ये बात हुई थी मिनर्वा मिल्स
मिनर्वा मिल्स केस में 1800 सॉरी 1980 में, जो मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 8 का। अच्छा मिनर्वा मिल्स जो केस आया था इसकी कुछ चीज़ें देखने वाली बात थी जैसे हाँ, 1980 में, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ, एक बात और बताने वाला, जो मिनर्वा मिल्स जो केस था, इसकी ख़ासियत इसलिए भी मानी जाती है कि आर्टिकल नंबर जो 42 अमेंडमेंट था, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो नीति निर्देशक तत्व थे, उनको प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया था। तो जो ये केस था, इस केस के तहत उसमें ये चीज़ें रद्द कर दी गई थी कि मतलब ये असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि दोनों के एक-दूसरे को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, दोनों एक रेल की पटरियों के समान हैं, दोनों की एक तरीके से इक्वल समानता होनी चाहिए, तो कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। प्रीवी पर्स को समाप्त किस संशोधन द्वारा किया गया था? 24, 26, 42 और 44 प्रीवी पर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक, ये दोस्तों किया गया था 26 ठीक है। 26वां प्रीवी पर संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें जो केस हुआ था माधवराव सिंधिया वर्सेस माधवराव सिंधिया बनाम स्टेट, उस स्टेट में ये बात कही गई थी कि जो राजा महाराजा थे, कैसे जो देशज राजा थे हमारे यहाँ के, जो भूतपूर्व राजा थे, उनके विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति एक अध्यादेश लेके आए थे। उस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है? तो उस संशोधन को इन्होंने समाप्त कर दिया था कौन-सा 26वां, ठीक है? 26 संविधान संशोधन। 10 है राजनीति के निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा क्यों लागू नहीं किए जाते? राज्य निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा क्यों नहीं लागू किए जाते? संवैधानिक निषेध, नैतिक प्रकृति, नीति संबंधी निर्देश और राष्ट्रपति के अधीन। आप सभी लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य कार्य क्या है? ये राज्यों को निर्देश देना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसको बहुत फ़ोर्सफुली इम्पोज़ नहीं कर सकते, जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज़ किया जाता है, उस प्रकार इनको इम्पोज़ नहीं किया जा सकता या किस स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए, किसके लिए काम करना चाहिए, कितने आप बेहतर कर सकते हैं, उसके यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। तो पॉलिसी गाइडलाइंस की बात हो रही है एक तरीके से। जैसे जैसे कि समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 44 के तहत अभी बहुत समय पहले ये विवाद में रहा था। आर्टिकल नंबर 49 जो भारत में समान नागरिक संहिता की बात की गई थी, ठीक है? और अभी जो करंट में है और जब ये बात हुई थी, जो करंट में अभी चल रही है, सबसे आप सब लोगों को पता हो गोवा में बहुत पहले से ही लागू है। अभी हाल-फिलहाल में किस स्टेट ने ये लागू किया था? पिछले या 2 साल मेरे ख्याल से हो गए उस स्टेट को लागू किए हुए। अवमानना शक्ति न्यायालय को क्यों दी गई है? अवमानना शक्ति न्यायालय को क्यों दी गई है? दंड देने हेतु, न्यायालय की गरिमा बनाए रखने हेतु, प्रशासन नियंत्रण हेतु, संसद पर नियंत्रण हेतु। अवमानना शक्ति आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? कि मतलब कोर्ट में आप किसी वकील की या फिर कोर्ट के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई काम करते हैं या किसी जज को गाली-गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या कुछ ऊट-पटांग बोलते हैं, तो उस तरीके से वो अवमानना के में आ सकता है। उसमें कोर्ट वो कर सकती है, एक्शन ले सकती है। संविधान का समाजवादी स्वरूप किससे स्पष्ट होता है? समाजवादी स्वरूप, सोशलिज़्म किससे अ, प्रकट होता है? प्रस्तावना से प्लस डीपीएसपी प्रिज़म्बल से, फंडामेंटल राइट से, संघ सूची से और राष्ट्रपति की शक्तियों से। सिवान 11 सिवान प्रणाम, प्रणाम सिवान प्रणाम, ठीक है। तो किससे संविधान का समाजवादी स्वरूप किससे नज़र आता है? तो संविधान का समाजवादी जो स्वरूप नज़र आता है वो होता है प्रस्तावना और डीपीएसपी, यानी कि यहाँ पे जो बात हुई है 12 का ए, ठीक? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में बात की गई थी किसकी? 12 का ए, अंकुश 12 का ए, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। चलो हम लोग आगे चलते हैं जब पता ही है तो। राज्य का पाल का पद राज्यपाल का पद किस प्रकार का पद है? निर्वाचित है, संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक कार्यपालिका है, न्यायिक पद है। किस प्रकार का जो राज्यपाल का पद है, किस प्रकार का पद है? निर्वाचित होता है, वास्तविक कार्यपालिका उसके हाथ में होती है, न्यायिक पद है या संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है?
तो सब ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, संवैधानिक प्रमुख किसी भी स्टेट के लिए संवैधानिक प्रमुख होता है और इसकी जो श्रवण, सिवान नहीं, श्रवण, हाँ, मैंने श्रवण ही बोला था। वो जल्दबाज़ी में हो सकता है कुछ हुआ हो। संवैधानिक प्रमुख, ठीक है? ये क्या है, किसी भी स्टेट का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 सालों के लिए करता है और एक राज्यपाल 2 से अधिक, 1 से अधिक या फिर 2 से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है? और ये किसमें है? भाग 6 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 153 से 162 तक राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल दिए हुए हैं, ठीक है? और जिसमें आर्टिकल नंबर 150 आर्टिकल नंबर 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कब होता है? राज्यपाल विवेकाधीन मतलब जो अपनी मर्ज़ी से जिन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है। मंत्रिपरिषद सलाह दे, भाई जब मंत्रिपरिषद सलाह देगा, तो विवेकाधीन शक्तियाँ कहाँ रह जाएँगी उसकी, ठीक? संविधान स्पष्ट निर्देश दे, ठीक है? स्पष्ट बहुमत ना हो और संसद आदेश दे, ठीक है? तो क्या है, जब स्पष्ट बहुमत ना हो, जब किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत हो लेकिन कोई उसका नेता डिसाइड ना हो, तो उस स्थिति में जो राज्यपाल होता है, वो जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, उसको इनवाइट कर सकता है कि आप गवर्नमेंट बनाइए। ये राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में आता है। इसके अलावा राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में ये भी आता है कि आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत वो किस विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोक कर राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को सेंड कर द सकता है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी-कभार। संघवाद का भारतीय मॉडल किस प्रकार का है? जो संघवाद का भारतीय मॉडल है, किस प्रकार का है? शुद्ध संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक और परिसंघीय, ठीक है? तो भारतीय मॉडल संघवाद का क्वासी फेडरल है, ठीक है? पूरी तरीके से संघवादी नहीं है, ठीक है? आगे है 16, अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में संघ को क्यों दी गई हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में संघ को क्यों दी गई हैं? ठीक है? ब्रिटिश परंपरा, मजबूत केंद्र हेतु राज्यों की कमजोरी, न्यायपालिका हेतु, ठीक है? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक? फ़ोन आ गया था, चलिए ठीक है। तो ये मजबूत स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के लिए, मतलब केंद्र जो मजबूत हो उसके लिए अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास दी गई? केंद्र के पास है। 17 है, संसदीय विशेषाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संसदीय विशेषाधिकार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सांसदों की सुरक्षा, कार्यपालिका नियंत्रण, स्वतंत्र कार्रवाई, न्यायिक हस्तक्षेप रोकना, ठीक है? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है? 17 का, ठीक है? स्वतंत्र कार्रवाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की 17 का सी, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, राष्ट्रपति की मंजूरी है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? लोकसभा अध्यक्ष को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है? 18 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उसको हटाया जा सकता है। और जो एक जो महाभियोग की प्रक्रिया, हालांकि इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया कुछ लागू होती है लेकिन राष्ट्रपति जैसी प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीवी मावलंकर थे जिनके ऊपर महाभियोग पहली बार लगाया गया था, उनको हटाने का प्रयास किया गया था। तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, मेजोरिटी, मैक्सिमम जो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी उसके आधार पर। राज्यसभा का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? राज्यसभा का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? जो गठन है किस सिद्धांत पर आधारित है? जनसंख्या प्रतिनिधित्व, समान राज्य प्रतिनिधित्व, संघीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। किस किस सिद्धांत पर आधारित है? जो उसमें राज्यसभा का जो गठन है किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, जैसे जनसंख्या प्रतिनिधित्व, ठीक है, और फिर समान राज्य प्रतिनिधित्व हो गया, संघीय प्रतिनिधित्व हो गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो गया।
ठीक। तो ये बात कर रहा है फेडरल रिप्रेजेंटेशन। देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनमें जब चुनाव किया जाता है, वो क्या करता है, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मनोनीत सदस्य दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो लोग उसमें क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व देते हैं किसका? अलग-अलग स्टेट्स का प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो सम एक तरीके से संघीय प्रतिनिधित्व देते हैं, ठीक है? अलग-अलग स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे और क्या है हमारा क्या है जो इंडिया की जब बात होती है अलग-अलग स्टेट का एक तरीके से क्या है फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, संघीय प्रतिनिधित्व। आगे बात करते हैं, ठीक। कैबिनेट भारतीय शासन का वास्तविक राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व कहाँ करता है? राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये राज्यसभा में हमेशा जैसे राज्यसभा फेडरेशन संघीय फेडरेशन का हिस्सा है, ना कि स्टेट का, पहली बात। और ठीक है, इसमें जो राज्य है उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ठीक है? वो अलग-अलग स्टेट से जैसे अलग-अलग के जो विधानसभाएँ होती हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वहाँ से वो सदस्यों को चुना जाता है, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन वो बात कहाँ है, तो फिर वो संघीय में शामिल हो जाते हैं, वो आपके रह कहाँ जाएँ, ठीक? हालाँकि राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ठीक है? ये राज्यों को ही प्रतिनिधित्व जैसे राज्यों का ही तो प्रतिनिधित्व कि जैसे अगर आप उसमें भी बात करेंगे जो एमपी फिर वो एमपी रह जाते हैं, ठीक है? एमपी हो जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, स्टेट के नहीं रह जाते हैं। हालाँकि स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोकसभा में भी जाते हैं, वो भी तो स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक? वो ये भी देखने वाली बात है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो भी तो स्टेट का ही एक तरीके से हैं? राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं सर जी। किसका इसका? राज्यसभा का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? देखता हूँ यार इसका क्वेश्चन लेकिन मेरे ख्याल से यही है क्योंकि राज्यसभा का गठन किस सिद्धांत मतलब ये नहीं पूछा है कि किसमें कौन सी मेजोरिटी उसमें ठीक है कौन सी मेजोरिटी उसमें वो करती है प्रतिनिधित्व करती है ये पूछा गया कि उसका सिद्धांत क्या है बेस क्या है तो फेडरल ही तो बेस है उसका फेडरल रिप्रेजेंटेशन ही तो मिलता है उसमें भाई एमपी अगर हम चुन के भेजेंगे तो वो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा ठीक है कैबिनेट भारतीय शासन का वास्तविक केंद्र क्यों है? कैबिनेट भारतीय शासन का वास्तविक केंद्र क्यों है? राष्ट्रपति शक्तिहीन है, सामूहिक उत्तरदायित्व लागू है और न्यायपालिका कमजोर है और संसद अप्रभावी है। तो कहाँ पे बात होती है सामूहिक जैसे लोकसभा आप सभी लोग जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व लागू होता है किस पे? केंद्र पे, वास्तविक केंद्र पे। 21 संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका कहाँ से निकलती है? संसदीय लोकतंत्र में ठीक संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका कहाँ से निकलती है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, विधायिका और संविधान सभा। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका कहाँ से निकलती है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका और समान संविधान सभा ये तो देखिए है नहीं सिंपल सा है, ठीक है? ये है विधायिका, ठीक है? लेजिस्लेचर, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता में संतुलन किस सिद्धांत से होता है? न्यायिक समीक्षा और जो संसदीय संप्रभुता है, में संतुलन किस सिद्धांत से होता है? मूल संरचना सिद्धांत, विधि का शासन और संघवाद और न्यायिक सक्रियता। न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता में संतुलन किस सिद्धांत से होता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, रूल ऑफ लॉ, संसदीय संप्रभुता, ठीक है? तो इसका न्यायिक समीक्षा विधि का शासन ठीक 22 का विधि का शासन 22 का विधि का शासन एक एक मिनट न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता एक मिनट यार एक सेकंड ठीक न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता में संतुलन किस सिद्धांत न्यायिक समीक्षा मूल संरचना सिद्धांत ठीक है मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मूल संरचना सिद्धांत 22 का ए आगे चलते हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव का समाधान किस केस में हुआ था ठीक है किस केस में हुआ था
22 का सी नहीं है, 22 का थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 22 का सी नहीं दोस्तों, 22 का ए है, ठीक? वो दरअसल क्वेश्चनों का वो जो प्रारूप है वो इस प्रकार का मतलब थोड़ा-सा उस तरीके का प्रारूप है, मतलब बहुत घुमा-फिरा के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी में टकराव यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हुए थे उनमें जो टकराव हुआ था, उसका समाधान किसमें हुआ था? गोलकनाथ केस, केशवनंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और बामन राव केस। अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया था, जो टकराव हुआ था, वो टकराव इस जो केस के तहत जो मिनर्वा मिल्स केस है, उसके तहत इसको समाधान करने का प्रयास किया गया था, करा गया था। और चूँकि 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, जो कुछ उसके आर्टिकल थे जो ये जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो डीपीएसपी को वरीयता देने का प्रयास करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसको मतलब असंवैधानिक घोषित किया गया था उन कुछ चीज़ों को। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी दर्जा क्या है? कानूनी दर्जा कानून का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, सर्वोच्च कानून है, नीति है। संविधान की प्रस्तावना का आप सभी लोग जानते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून का भाग है, ठीक? आगे चलते हैं 25 न्यायिक सक्रियता का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या है? जो न्यायिक सक्रियता होती है उसका संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? हो सकता है न्याय में देरी हो और शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकार विस्तार हो, विधि का शासन मजबूत हो। चूँकि हमको नेगेटिव की बात की गई, नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करना है तो क्या है न्यायिक सक्रियता का संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? शक्तियों का पृथक्करण का जो उल्लंघन है, वो हो सकता है न्यायिक सक्रियता का संभावित प्रभाव नकारात्मक। आगे चलते हैं 26 पे, राजनीति के निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने का प्रयास किसमें किया गया था? अभी देखिए एक ही चीज़ से 3-3 को चीज़ें आ चुकी हैं। 24वाँ संविधान संशोधन, 25वाँ, 42वाँ और 44वाँ किसमें प्रयास किया गया था? ये प्रयास किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसी लेक्चर में बताया गया है, ठीक। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, अगर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हों और लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे भाई-बंधुओं को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। विधायिका की वित्तीय सर्वोच्चता किससे सिद्ध होती है? वित्तीय सर्वोच्चता की बात हो रही है, किससे सिद्ध होती है? धन विधेयक से, बजट विधेयक से, पीएसी से और सभी ऑल से। विधायिका की वित्तीय सर्वोच्चता किससे सिद्ध होती है? वित्तीय सर्वोच्चता, फाइनेंस की बात हो रही है। देखिए धन विधेयक की बात हो रही है, बजट अनुमोदन हो रहा, पीएसी हो रहा और ये क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक? ठीक है? उपयुक्त सभी, ठीक? उपयुक्त ठीक है, धन विधेयक आप सभी लोग जानते हैं, बजट अनुमान आप सभी लोग जानते हैं, पीएसी आप जानते हैं, जो पार्लियामेंट जो कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और आश्वासन समिति, नियम समिति, बहुत सारी जो समितियाँ हैं, उन समितियों के आधार पर जो विधायिका की वित्तीय सर्वोच्चता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया, उसके थ्रू जो ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइक कर दिए हैं तो। संविधान संशोधन तो अंतिम व्याख्या किसकी होती है? संविधान जो संशोधन होता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो दोस्तों साउथ अफ्रीका से ली गई हुई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम व्याख्या किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय और जनता के पास। देखिए संसद के पास हो नहीं सकती है, क्योंकि संसद में ही आर्टिकल नंबर 368 का यूज़ होता है और फिर राष्ट्रपति भी उसमें सहभागिता दिखाता है। भाई जब वो अंतिम निर्णय देता है तभी वो ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक। और क्या है फिर अंतिम अंतिम रूप से उसकी सुनवाई कौन कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति अगर उसको लगता है कि संविधान के अगेंस्ट है ये चीज़, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल आत्मा के अगेंस्ट है, तो क्या है? तो वो अंतिम व्याख्या के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने पास मँगा सकता है या उसका रिव्यू कर सकता है। उस जो संविधान जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका रिव्यू कर सकता है। भारत में लोकतंत्र की प्रकृति कैसी है? जो लोकतंत्र है उसकी प्रकृति कैसी है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति प्रणाली और तानाशाही। ठीक है? भारत में लोकतंत्र की जो प्रकृति है, जो डेमोक्रेसी है, किस प्रकार की है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति प्रणाली और तानाशाही। ये दोस्तों इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष वो जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट मिलर जो डेमोक्रेसी का जो स्वरूप है हमारे यहाँ जो प्रकृति है, वो क्या है?
अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट मिली हुई है। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? मूल जो हमें तत्व की बात करना, चुनाव है, समानता है, सहभागिता है और उत्तरदायित्व है। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? द कोर एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे? प्रत्यक्ष क्या होता है? मतलब प्रत्यक्ष रूप से मैं और आप बिल्कुल आमने-सामने, ये हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ। आपको 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 जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अप्रत्यक्ष हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो आपको मिली हुई हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? चुनाव है, समानता है, सहभागिता, उत्तरदायित्व है। इससे देखिए बहुत, इसमें जो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से बेशक जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी तार्किक क्षमता के आधार पर सही और गलत होंगे, ठीक है? और बाकी किताबी भाषा है वो तो अलग है ही है। तो ये किस पे बात करता है? पार्टिसिपेशन पे, ठीक? जो लोकतंत्र की मूल भाषा है 30 का डी, तो 30 का सी, उत्तर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? 30 का सी, दोस्तों सहभागिता, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करना, यही तो लोकतंत्र है। क्या है? किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने का मतलब है वहाँ पे आपको आपको लिंग के आधार पे और जन्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे विभिन्न नहीं समझा जाएगा। आप सभी लोग इक्वली रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन बहुत मूल तत्व माना जाएगा, ठीक? भाई लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए तो हम लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई? बिल्कुल अभी मैंने बताया, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड से। तो इसपे हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं डलाएँगे, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक? आगे है 32। संविधान सभा एक प्रकार की क्या थी? संविधान सभा एक प्रकार की क्या थी? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य गए, वो चुन के किस प्रकार आए थे? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? तो निर्वाचित निकायों से, आंशिक रूप से निर्वाचित थे, नामित निकाय थे, क्रांतिकारी सभा थे। तो देखिए डी तो संभव नहीं है, नॉमिनेशन भी नहीं है, ठीक है? नॉमिनेट भी नहीं हुए थे वो, निर्वाचित भी नहीं हुए थे, इलेक्टेड बॉडी उस समय कोई थी नहीं, ठीक? तो फिर क्या हुआ? आंशिक रूप से वो निर्वाचित हुए। जो ब्रिटिश जो रूल्स जो क्षेत्र थे, वहाँ से आंशिक रूप से निर्वाचित होके आए थे। आंशिक रूप से निर्वाचित होने का मतलब है उस समय जो वोट देने का अधिकार बहुत सीमित लोगों तक था, बहुत ही अधिक सीमित लोगों तक था। इनफैक्ट शायद संभवतः महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार नहीं मिले हुए थे कि वोटिंग का, और एजुकेट लोग ही वोटिंग कर सकते थे, और एजुकेशन का वहाँ पे स्तर आप सभी लोग समझते हैं कि उस दौरान किस प्रकार से रहा था। तो आंशिक रूप से निर्वाचित। 33 है, समान नागरिक संहिता किस श्रेणी में आती है? समान नागरिक संहिता किस श्रेणी में आती है? सिंपल सा है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी और आपातकालीन प्रावधान। डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। और अभी हाल में ही समान नागरिक संहिता को किस राज्य ने लागू किया था? उत्तराखंड ने। और किसने राज्य लागू किया था दोस्तों? उत्तराखंड ने। अब शायद संभवतः भारत में दो ऐसी स्टेट हो गई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक गोवा और एक उत्तराखंड, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। 34 क्या कहता है? राज्यसभा का निरंतर अस्तित्व क्यों बना रहता है? क्योंकि इसमें इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक? सभी सदस्य स्थायी होते हैं, राष्ट्रपति नियंत्रित करता है, संविधान संशोधन से सुरक्षित है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये सभा भंग नहीं हो सकती है। 2 स्टेट है, श्रवण, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गोवा के साथ-साथ अब ये उत्तराखंड में भी लागू है, ठीक है? सबसे पहले गोवा में पहले थी स्टेट में, अब ये उत्तराखंड में भी है, ठीक? हाँ। उत्तराखंड में अभी मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले सीएए पे थोड़ा-सा जो विवाद चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उत्तराखंड ने आनन-फानन में उत्तराखंड ने सीएए को इसको समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया था, ठीक? अब वो वहाँ पे कितना कामयाब है, कितना नहीं है, ये ना मैं वहाँ ये वहाँ के लोग ही बेहतर बता सकते हैं, ठीक? भारत में संघीय विवाद का निपटारा कौन करता है? जो संघीय विवाद होते हैं,
संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और अंतर्राज्य परिषद। संघीय विवाद का निपटारा दोस्तों कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 141, आर्टिकल नंबर 141 के अंतर्गत, जिसमें प्रारंभिक अधिकारता क्षेत्र की बात की गई है। प्रारंभिक प्रारंभिक अधिकारता अधिकारता क्षेत्र, ठीक। प्रारंभिक अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो दो राज्यों के बीच विवाद है उसको सुलझा सकती है, उसको सुन सकती है। राज्य और सेंट्रल के बीच में जो विवाद है, ठीक है, जो टोटल जो विवाद है, मतलब संघ और राज्यों के बीच बीच विवाद है, उसको सुन सुन सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, उसको सुन सकती है, ठीक है। अंतरराज्य परिषद का उद्देश्य क्या है? अंतरराज्य परिषद का उद्देश्य क्या है? न्यायिक समाधान, प्रशासनिक नियंत्रण, सहकारी संघवाद और वित्तीय वितरण। अंतरराज्य परिषद का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये क्या है? सहकारी संघवाद की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय राज्य जो परिषद का उद्देश्य है 36 के अंदर क्या है? सहकारी संघवाद। 36 का सी, 36 का बी। अंतरराज्य परिषद का उद्देश्य, अंतरराज्य परिषदें क्यों बनाई जाती है? क्या होता है, जब राज्यों के बीच में जब विवाद होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो अंतरराज्य परिषद बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, उन विवादों को आपस में सुलझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। और 34 अभी 34 क्या था? खाम हो गया। राज्यसभा का निरंतर अस्तित्व क्यों होता है? इसे भंग, देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बताया इसमें बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल आर्टिकल से जुड़े हुए नहीं है। देखिए 34 किस चीज़ की चर्चा करता है? राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत, 80 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा गया है ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से हर 2 वर्ष बाद उसके सदस्य रिटायर हो जाते हैं, फिर दूसरे भर जाते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसमें 12 सदस्यों के जो मनोनीत किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और वो कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड से, ये जो विधि ली गई है 12 सदस्यों को मनोनयन की विधि, ये आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। और ये समझिए स्थायी सदन है, ये एक प्रकार का स्थायी सदन है और इसको भंग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 35, 36 और 37। 10:30 बजे एक और क्लास है, आप लोगों को पता है। संघीय संविधान का कठोरता लचीलापन किससे दर्शाता है? कठोरता और लचीलापन किससे किसे दर्शाता है? संघवाद को दर्शाता है, लोकतंत्र को दर्शाता है, संशोधन प्रक्रिया को दर्शाता है, न्यायिक समीक्षा को दर्शाता है। संविधान, भारतीय संविधान का कठोरता और लचीलापन किसे दर्शाता है? किसको इंडिकेट करता है? भारतीय संविधान का कठोरता लचीलापन किसे दर्शाता है? रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संघवाद, लोकतंत्र, संशोधन प्रक्रिया। ये है संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। मुझे खुद सोचना पड़ रहा है यार, तो मुझे खुद सोचना पड़ रहा है, ठीक है। 37 का सी, संशोधन प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है। श्रवण का बिल्कुल ठीक है। अंकुश का भी बिल्कुल ठीक है। 38 है, संसद की सर्वोच्चता भारत में क्यों सीमित है? संसद की जो सर्वोच्चता है भारत में क्यों सीमित है? राष्ट्रपति शक्तिशाली है, न्यायिक समीक्षा है, संघवाद है, जनता सर्वोच्च है। संसद की सर्वोच्चता भारत में क्यों सीमित है? देखिए, वो क्यों सीमित है? न्यायिक समीक्षा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी होगा उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। 38 का बी, भारतीय संविधान की लंबाई का मुख्य कारण क्या है? भारतीय संविधान की लंबाई का मुख्य कारण क्या है? विविधता है, प्रशासनिक विवरण है, संघीय व्यवस्था है, सभी। जो उसकी मुख्य लंबाई का जो मुख्य कारण है वो क्या है? मैं भी हूँ, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? ये है सभी, ठीक है। संघीय व्यवस्था भी है, प्रशासनिक विवरण भी है, विविधता इतनी ज्यादा है। साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है।
आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लिया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। 39 40 मौलिक अधिकार निलंबन का प्रभाव ही किस पर नहीं पड़ता? मौलिक अधिकार निलंबन का जो प्रभाव है किस पर नहीं पड़ता? आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22। तो यार इसका जवाब बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका जवाब ये 20, 21 दोनों होने चाहिए कि आर्टिकल नंबर फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, जो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत निलंबित हो जाते हैं, उसमें जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, उसको निलंबन को छोड़कर बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है? आर्टिकल नंबर 20 और 21 जिसमें आर्टिकल नंबर 20 आप 2 से सिद्धि के 2 से सिद्धि जो 2 सिद्धि है, उसके प्रति संरक्षण दिया गया है और आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया है? जीवन जीवन का अधिकार, ठीक है? 40 का सी मौलिक अधिकार निलंबन का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता? आर्टिकल नंबर 2 होते हैं जो 20-21 आर्टिकल नंबर 2 होते हैं 20 और 21 उसको निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है? वो निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग थोड़ा-सा ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 352 के अंदर जब शोभित जी, भैया जी सब कहते हैं, ठीक है? चलिए 40 का सी 40 का सी 40 का बी सी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बी और सी आर्टिकल नंबर 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं, बाकी सब निरस्त हो जाते हैं। 42 है लोकतांत्रिक शासन में विपक्ष की भूमिका क्या है? लोकतांत्रिक शासन में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार गिराना, वैकल्पिक सरकार बनाना, सरकार पर निगरानी रखना और कानून बनाना। ठीक है? तो ये किसकी बात करता है? सरकारी पर निगरानी रखना, यानी कि मजबूत विपक्ष की हम बात क्यों करते हैं? ताकि ये सरकार पर निगरानी रख सके और सरकार जो कार्य करती है, जो अनाप-शनाप कुछ भी करने के जैसे विपक्ष का मजबूत होना क्यों ज़रूरी माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए। कि इससे जो मर्जी आए वो ना करे, ठीक? भारत का संवैधानिक विकास मुख्यतः किस देश से प्रभावित है? यूएसए से, फ्रांस से, ब्रिटेन से और रसिया से। संवैधानिक विकास मुख्यतः किस देश से प्रभावित है? ठीक, निगरानी, हाँ, ठीक है। तो यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, ये लिया ये ब्रिटेन से। संवैधानिक विकास और सब सिविक क्लास में। 44 का संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1949। अंतिम सत्र की दोस्तों बात हो रही है। अंतिम सत्र कब हुआ था? देखिए जब संविधान सभा के 3 वाचन हुए हैं। पहला हुआ था 4 नवंबर से लेके ठीक है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर 1947 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। फिर हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1948 तक, ठीक है। 2 ये हो गया। फिर तीसरा हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949। अरे! ये क्या हो रहा है यार ये? सॉरी ठीक 46 49 तक और 26 नवंबर 1949 को इसको जो अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये था 24 जनवरी 1950 ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आखिरी हुआ था और फिर ये लागू हो गया था। 26 आंशिक रूप से लागू हुआ था, अंगीकृत जब हमने किया था वो 26 नवंबर 1949 को किया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 24 जनवरी 1949 और ये आखिरी सबमिट हुआ था 3 वचन से अलग हटके। 45 में भारतीय संविधान कब लागू हुआ था यार? ठीक है, 26 नवंबर और 15 अगस्त ठीक है, 26 जनवरी भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1 मिनट पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? स हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है, 24 नवंबर 1950 को अंतिम सत्र हुआ था, ठीक। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949 और 26 जनवरी 1950 सी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, आप सभी लोगों को पता है। मुझे लगा कि पिछले दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों का तात्पर्य क्या है?
संसदीय प्रभुत्व है, लोकप्रिय संप्रभुता है, संघीय शक्ति है, न्यायिक सर्वोच्चता है, ठीक है? तो ये क्या बात कर रहा है? लोकप्रिय संप्रभुता, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम की बात हो रही, जहाँ पे हम की बात होगी वहाँ क्या हो जाएगा? संप्रभुता की बात हो जाएगी, सभी लोगों की बात हो जाएगी, ठीक? 47 का है लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या? अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक स्थिरता, लोक कल्याण और आर्थिक विकास। तो ये अंतिम लक्ष्य के रूप में जब हम देखते हैं, अंतिम लक्ष्य हमारे पास लोक कल्याण हमारा अंतिम लक्ष्य है लोकतंत्र का। दोस्तों 48 है, संविधान संशोधन की सीमाएं किससे निर्धारित होती हैं? संसद से, राष्ट्रपति से, मूल संरचना सिद्धांत से, जनता से। संविधान संशोधन की सीमाएं किससे निर्धारित होती हैं? ठीक, किससे संविधान संशोधन की? ये है 48 का सी, मूल संरचना सिद्धांत। संविधान संशोधन क्या हो गया? एक सेकंड, इतनी देर से पता नहीं चल नहीं रहा है क्या? ओके, ठीक। 47, ठीक है, 48 का सी है, 48 का दोस्तों सी होगा। संविधान जो मूल संरचना है, ठीक है, 48 का सी है, मूल संरचना सिद्धांत। सीमाएँ निर्धारित हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, लोग बोलते हैं कि असीमित नहीं है, आप लोग जानते होंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पे भी चीज़ें इम्पोज़ की गई हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 19 में जो चीज़ें दी गई हैं, वो वाक स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी तो है, लेकिन उसपे भी कुछ लिमिटेशंस है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो देश के अगेंस्ट जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अपनी वाक स्वतंत्रता पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुत राइट नहीं है कि कुछ भी आप लोग कुछ भी बको, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो, या फिर गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं, तो उठा के आपको जेल में ठूस दिया जाए, इसका मतलब ये भी नहीं है। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? विस्तृत अधिकार है, प्रशासनिक विवरण है, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? तो सभी है, ठीक है? ये तो सभी है, ठीक है? इसका डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना हो गया, अनुच्छेद 14, 21 और 32, ठीक। किसे कहा गया है? ठीक, तो ये कहा गया है, कहाँ गया यार, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, आर्टिकल नंबर 32 को। और एक जो हमारा जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें जो न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने जो उद्देशिका है, उसको संविधान की आत्मा कहा एक डिसीजन के दौरान, ठीक। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ जो ये 50 क्वेश्चन होंगे आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो सेशन है उसको लाइक करेंगे और आगे भेजने का भी प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, अगर आपको चीज़ें मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, जी हाँ, 32 को केवल अम्बेडकर जी ने कहा है। और चूँकि और जो उद्देशिका है वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक डिसीजन देने के दौरान ये बात कही थी, ठीक। और के.एम. मुंशी उसे संविधान के साथ जन्मपत्री कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है सर जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मूल रूप से आर्टिकल संविधान की आत्मा बिल्कुल वही है, लेकिन हमें वक्तव्यों पे ध्यान देना है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 32 बहुत इम्पोर्टेंट है, बेशक हम लोग उसको ना समझें, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसमें जो 5 प्रकार की जो रिट दी गई हैं, वो एक किसी भी व्यक्ति के लिए वो इतनी ही महत्वपूर्ण है जितने दूसरे आर्टिकल्स में आते हैं। वो बहुत है, सुप्रीम है, वो हर आदमी को एक एक तरीके से फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं, और अपने प्रति जो सुरक्षात्मक, जो राज्य के प्रति जो व्यक्ति की सुरक्षा है, व्यक्ति का जो फ्रीडम है, उसको भी एक्सप्रेस करने का मौका देता है, ठीक है? तो इसके पीछे उसकी आत्मा कहने का कारण ये रहा है। तो लेक्चर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और दूसरे दोस्तों को भी प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद दूसरा 10:30 बजे एक और लेक्चर है, आप लोग चाहें तो उसमें जॉइन हो सकते हैं, और वो आप लोग जानते हैं उसको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर वगैरह के लिए है। और अगर आप कहें तो एक शॉर्ट लेक्चर हो सकता है उसमें, जैसे तो चलिए वो किसी और दिन ले लूँगा। जो वो देखिए, अगर कोई उसका दे रहा है, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से कोई दे रहा है, तो हो सकता है परसों-वरसों में
एक जो वास्तुकला से जुड़ा हुआ जैसे कि भारहूत हो गया, सांची स्तूप हो गया, उनके जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अक्सर जो अक्सर पूछे जाते रहते हैं एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से, तो कोशिश करेंगे हम लोग उसको शामिल करें। क्लास में ऐड बहुत आ रहे हैं, मेरे क्लास में ऐड नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना वो यूट्यूब पे ऐड आते रहते हैं। आपको उसका वो लेना पड़ेगा, वो कुछ मंथली वो लेते हैं तो ऐड-वैड नहीं आएँगे, लेकिन उस पे पैसा मत बर्बाद कीजिएगा। ऐसे ही देख लीजिए कीजिए, कोई नहीं, रुक-रुक के देख लिया कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में ठीक 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, और अगर उसमें आ पाएँ तो अभी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन रहेगा। अभी बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए, अभी के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों।